तो आज का लेक्चर है काइफोसिस। काइफोसिस क्या है? जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में स्कोलिसिस पढ़ा था। वो भी क्या थी? स्पाइनल डिफॉर्मिटी थी, स्पाइन की एक डिफॉर्मिटी थी। उसी प्रकार काइफोसिस भी क्या है कि स्पाइन की डिफॉर्मिटी ही है। इसमें भी क्या है? स्पाइन की डिफॉर्मिटी है। क्या डिफॉर्मिटी है इसमें? उसमें हमने क्या पढ़ा था? हमने जब देखा था तो स्कोलिसिस में क्या देखा था कि स्कोलिसिस में हमने कौन से प्लेन से देखा था? कोरोनल प्लेन से, यानी फ्रंटल प्लेन से। वहां पर हमने देखा था कि जो साइड का कर्वेचर है, स्कॉलिसिस में क्या देख के आए थे हम? ये जो साइड का कर्वेचर है, इसमें ये साइड से हम अगर फ्रंटल प्लेन से देख रहे थे तो ये टिल्ट हो रहा था। और वैसे नॉर्मली कैसा रहता है? नॉर्मली स्ट्रेट रहता है। और ये हम क्या देख रहे थे? बैकवर्ड से। अगर वहीं अगर हम देखें किस तरीके से, अगर काइफोसिस देखना है तो फिर हम कैसे देखेंगे सर? काइफोसिस हम देखेंगे कौन से प्लेन से? सजाइटल प्लेन से, है ना। सजाइटल प्लेन से देखेंगे, जिसमें बॉडी लेफ्ट और राइट में कम हो जाती है। किस तरीके से? इस तरीके से। इसको ये स्कॉलिसिस है, देखो ये स्कॉलिसिस है जिसको हम बैक से देख रहे थे। और काइफोसिस क्या है कि इसको सजाइटल प्लेन से देखते हैं। ये किस में होती है? थोरेसिक वाले में होती है। हमें पता है हमारी चार वर्टिब्रस का रीजन है सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर और सैक्रम। जो थोरेसिक रीजन होता है, नॉर्मली हमारा कर्व कैसा किस तरीके से होता है? अगर नॉर्मली हम बात करें तो हमारा जो नॉर्मल कर्व होता है वो सर्वाइकल का इस तरीके से होता है, थोरेसिक का इस तरीके से होता है, देन लंबर का, देन सैक्रम का। तो क्या है इसमें हमारा? ये हमारा ये सर्वाइकल है, ये थोरेसिक है, ये लंबर है और ये सैक्रम है। ठीक है। अब ये तो नॉर्मल कर्व इस तरीके से होता है। इसमें हमने प्राइमरी सेकेंडरी कर्व सब कुछ हमने स्कॉलरशिप में कंप्लीट बात कर ली थी। उसको आप रिवाइज कर लेना। ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि जो ये थोरेसिक कर्व होता है, थोरेसिक कर्व कौन सा कर्व होता है? हमने बात करा था कि थोरेसिक कर्व होता है प्राइमरी कर्व, और सर्वाइकल और लॉर्डोसिस होता है सेकेंडरी कर्व। क्योंकि बॉडी जब हमारी बनती है बॉम में तो इसी इसी तरीके हमारा पूरा कर्व इस तरीके से होता है। बाद में ये जो सर्वाइकल वाला ये अपने आप को ऐसे ट्विस्ट कर लेता है, और जो है ना, और जो लंबर है वो भी अपने आप को इस तरीके से कर लेता है। थोरेसिक उसी तरीके से रह जाता है। अब इसी थोरेसिक गड़बड़ में क्या गड़बड़ हो जाए, कोई भी डिसीज हो जाए या कंजनाइटली कुछ भी हो जाए, हम उनको आगे समझेंगे। जैसे पोस्चरल वाला, कंपनसेटरी, कैसे क्या प्रॉब्लम, बहुत सारी चीजें होती है। उनमें क्या हो जाए कि ये जो कर्व है, ये कर्व ज्यादा बेंड हो जाए। मतलब कहने का मतलब क्या है मेरे, कि इस तरीके से ज्यादा बेंड हो गया। ये कर्व जो है ये ज्यादा इस तरीके से था, ये ज्यादा बेंड हो जाएगा। अगर इन केस ये इस तरीके से ज्यादा बेंड हो जाए तो वो क्या हो जाएगा? इसी को बोलते हैं काइफोसिस। क्या है? पेशेंट आपने बहुत से ओल्ड, अच्छा सबसे अच्छी बड़ी एग्जांपल पोस्चरल काइफोसिस बता होंगे। ओल्डर एज में उन लोग को देखा जिनकी हाइट लंबी होती है, जिनकी हाइट लंबी होती है बहुत ज्यादा, अगर बहुत ज्यादा ही लंबी है, जैसे 7 फुट से ऊपर, 7.5 फुट, कुछ लोग होते हैं लिमिटेड, तो वो देखना आपको वो ऑटोमेटिक आगे की तरफ झुक के ही चलते हैं। या फिर ओल्डर एज में आपने देखा है कि मोस्टली लोग, मोस्टली 90%, वुमेन तो बिल्कुल ही, मतलब वुमेन्स तो हो ही जाती है, मेल्स में भी 90% अगर आपने देखा होगा तो आगे की तरफ झुककर चलते हैं। क्यों झुक जाती हैं? उसी को पोस्चरल काइफोसिस बोलते हैं। क्यों झुक जाते हैं वो मैं भी बताऊंगा, लेकिन उसी को पोस्चरल काइफोसिस बोलते हैं। इट इज क्या वन एग्जांपल जो काइफोसिस में से एक हमने टाइप ले लिया पोस्चरल, उसका एग्जांपल हो गया कि वो आगे की तरफ झुक गए। और झुकने का मतलब क्या है? अगर आप इस तरफ झुकोगे तो ऑटोमेटिक ये वाला जो कर्व है ये पीछे की तरफ बढ़ जाएगा। यानी इसमें जो हम्प बनेगा वो आपके बैकवर्ड बनेगा। स्कॉलिसिस में हम्प कहाँ बन रहा था? लेटरली बन रहा था। इसमें जो हम्प बनेगा वो बैकवर्ड बनेगा, यानी आपको पीछे से आपको पूरा का पूरा आपका हम्प नजर आएगा। देखिए ये इस तरीके से आपको हम्प नजर आने वाला है। अब पेशेंट आने की तरफ इसमें झुक जाता है। तो मैं क्या कह सकता हूं उसकी डेफिनेशन की? इट इज अ जनरल टर्म यूज्ड फॉर एक्सेसिव बैकवर्ड कॉन्वेक्सिटी। यही तो मैंने कहा। एक्सेसिव बैकवर्ड कॉन्वेक्सिटी का मतलब क्या बोल दिया कि जो मैंने अभी आपके सामने डायग्राम बनाया था, ये इसी थोरेसिक रीजन में होना है। अब यही एक्सेसिव कॉन्वेक्सिटी हो जाए, क्योंकि ये क्या है? ये कॉन्वेक्स ही तो रीजन, ये कौन सा रीजन है? ये रीजन कौन सा है? ये रीजन कॉन्वेक्स ही तो है। अब ये ज्यादा कॉन्वेक्स हो जाए, इसका मतलब ज्यादा कॉन्वेक्स क्या? और ऐसे इस तरीके से हो गया तो ये ज्यादा कॉन्वेक्स होगा, ज्यादा अंदर की तरफ चला जाए। तो यानी एक्सेसिव बैकवर्ड कॉन्वेक्स जो पीछे की तरफ है, और यही जब पीछे बढ़ जाएगा तो आपको एज इन द फॉर्म ऑफ हम्प नजर आएगा। तो इट इज अ जनरल टर्म यूज्ड फॉर द एक्सेसिव बैकवर्ड कॉन्वेक्सिटी ऑफ द स्पाइन।
और क्या इसको बोलते हैं, एक लाइन में इसको और डिफाइन करें सर इसका, अच्छा दूसरा नाम क्या होता है, इसको लंच बैग भी बोलते हैं। काइफोसिस इस नाम से भी आ जाता है, लंच बैग, LUNCH, लंच बैग। अच्छा लंच बैग क्यों, कभी खाना वगैरह खाते हैं तो आपने देखा हो इंडियंस में तो बहुत ज्यादा, अगर हम पूरा जमीन पे रख के बैठ के और वो खाते हैं तो पूरा आगे की तरफ झुक जाते हैं, तो पीछे कर वो, या फिर हम नॉर्मली लंच में और जो खाते हैं ना लंच में बैठ के या टेबल वेबल पे रख के तो पूरा आगे की तरफ झुक कर खा रहे होते हैं। तो जो हमारा एक पोजीशन हो जाती है अगर आपने देखी होगी, तो उस पोजीशन का अटायर जो होता है वो क्या होता है, सिमिलर टू काइफोसिस, पेशेंट उसी तरीके से हो जाता है, मगर वो लंच करते टाइम तो हमने सिर्फ अटायर करी थी, बाकी नॉर्मली हम नॉर्मल हो जाते हैं, तो इसलिए इसका एक नाम लंच बैग भी पड़ा। तो इसको क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड राउंडिंग ऑफ द बैक, मैं कह सकता हूँ क्या कह सकता हूँ, इट इज अ फॉरवर्ड आगे की तरफ झुक, फॉरवर्ड राउंडिंग ऑफ द बैक, आगे की तरफ बंदा झुक जाता है, ठीक है। मोस्ट कॉमन किस में मिलती है, मोस्ट कॉमन वुमेन्स में मिलती है और ओल्डर एज में मिलती है। अच्छा वुमेन्स में क्यों मिलती है, क्योंकि ड्यू टू इट्स पोस्चर, उनका पोस्चर इस तरीके से होता है। अच्छा सर ये एक बात बताओ कि दो, एक रीजन तो सर हमें ये समझ आ गया कि चलो ठीक है, कर भी ऐसा है कि अच्छा ये माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि सर आगे ही क्यों झुक रहे हैं, जैसे मैं हूं ये तो मैं ये ठीक है तकलीफ होगी, आगे ही क्यों झुक रहा हूँ, पीछे क्यों नहीं जा रहा हूँ। दो रीजन, पहला रीजन कि हमारा जो कर्व है वो ऑलरेडी इसी पोजीशन में है, जो कर्व है वो ऑलरेडी इसी पोजीशन में है कि अगर हम चाह कर भी यहां से पीछे नहीं झुक सकते, हम आगे ही झुकेंगे। दूसरी सबसे बड़ी चीज कि हमारे जो फ्रंट पे चीजें हैं, जैसे हमारा, जैसे अगर मेल फीमेल से बात करें तो फेस, वुमेन्स में एक्स्ट्रा ब्रेस्ट आ जाते हैं, तो ये सब क्या है आगे की तरफ पुश करते हैं, ये क्या वेट है जो आपको ग्रेविटी ग्रेविटी खींच रही है उसको, तो आप ऑटोमेटिक, आपने जब ओल्डर एज में देखोगे तो वेट की वजह से, जिनकी हाइट लंबी होती है वेट की वजह से ऑटोमेटिक वो आगे की तरफ झुक जाते हैं, तो ये रीजन काइफोसिस का बन जाता है, ठीक है। अब काइफोसिस दो टाइप की बनती है सर, कौन कौन सी बनती है, एक होती है राउंड और एक होती है एंगुलर। राउंड काइफोसिस मतलब क्या और एंगुलर काइफोसिस मतलब क्या। देखो काइफोसिस को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन जितना है उतना ब्रीफ में हम सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, उसको समझते चलना, ठीक है। तुरंत की तुरंत वही, ये दो टाइप में है, एक राउंड काइफोसिस होती है और एक एंगुलर काइफोसिस होती है। राउंड काइफोसिस इज अ नॉर्मल, जो वाली काइफोसिस जो आप जनरली देखते हो, जो आसपास ओल्डर एज में सबको हो जाती है, सबको जो हमको दिखती है ना, ओल्डर एज वुमेन सब में, तो ये वो दिखती है राउंड काइफोसिस। मतलब राउंड काइफोसिस का मतलब क्या है कि सारे के सारे वर्टिब्रा, जितने की पूरे के पूरे वर्टिब्रास अफेक्टेड हो जाए। क्योंकि अच्छा मुझे आप एक बात बताओ कि हो क्यों रही है स्कोलियोसिस भी, क्यों हो रही थी, क्योंकि हमारे वर्टिब्रास अफेक्ट हो रहे थे, उन्हीं का जो मूवमेंट था, उन्हीं की जो पोजीशंस थी वो डिस्टर्ब हो रही थी। उसमें किस तरीके से हो रहा था, स्कोलियोसिस क्यों हो रही थी, स्कोलियोसिस जब हमने बात करी तो हमने देखा था कि एक वर्टिब्रा दूसरे वर्टिब्रा के ऊपर, तो वो लेटरली हो रही थी इस तरीके से, यहां से तो नॉर्मल थी लेकिन वो साइड से लेटरली एक तरफ ऐसे हो रही थी। और हमने कहा था कि जिस तरफ कर्व हो रहा है, अगर मैं इस तरफ कर्व हो रहा है तो यहाँ की मसल्स क्या हो रही है, टाइट हो रही है और यहाँ की स्ट्रेच्ड हो रही है। यानी जो मेरी वर्टिब्रा अगर मेरी ऐसे रखनी थी इस तरफ, तो वो क्या हो रहा है इस तरीके से हो रही है कि मेरी यहाँ की इस साइड की तो खुल रही है और इधर की वर्टिब्रा पास आ रही है क्योंकि मैं इधर झुक रहा हूँ। अब काइफोसिस में क्या होगा खुद इमेजिन करो, जो वर्टिब्रा मेरी अब ऐसे रखी थी अब वो साइड टिल्ट तो होंगी नहीं, वो आगे पीछे में गड़बड़ होंगी, साइड टिल्ट ना होके आगे पीछे। अब किस तरीके से मैं आगे झुक रहा हूँ, यानी जो मेरी आगे की वर्टिब्रा है वो पास पास आ रही है और पीछे वाली दूर दूर जा रही है। मेरी कैसे हो रहा है, मेरा इस तरीके से, इस तरीके से मेरी आगे की पास पास आ रही है, जो पीछे वाली है वो दूर दूर जा रही है। तो अब आप दिमाग लगा सकते हो कि क्या दिमाग हो सकता है कि अच्छा आगे की जो वर्टिब्रा पास आ रही है, इसका मतलब वो आगे की वर्टिब्रा पास आने का मतलब जो आगे की मसल्स हैं, आगे के टेंडन लिगामेंट वो सब क्या हो रहे हैं, टाइट टाइट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, क्योंकि तभी तो वो अपने आप को आगे खींच पा रहे हैं। और जो पीछे बैकवर्ड के हैं वो सब स्ट्रेच्ड हो रहे हैं, वो सब खींच रहे हैं। यानी अगेन हमारा ट्रीटमेंट सबसे पहले बेसिक प्रोटोकॉल ये बोलेगा कि सर जो आगे की तरफ टाइट हो रहे हैं उनको आप पहले रिलैक्स करिए, जब वो छोड़ेंगे और जो पीछे वाले स्ट्रेच्ड हो गए उनको टाइट करिए, जब वो अपनी तरफ उसे वापस खींचेंगे तो पहुंचता अपना आपका पोजीशन नॉर्मल वापस आ सकता है। अब इसी पे इसका टाइप पे बात कर लोगे सर, जो रेंगुलर राउंड काइफोसिस है मींस अ जेंटल बैकवर्ड कर्वेचर ऑफ द स्पाइनल कॉलम caused by disease affected number of vertebra। और ये ध्यान रखना इसी को सेनाइल काइफोसिस भी बोलते हैं। सेनाइल काइफोसिस 2 मार्क्स में क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज सेनाइल काइफोसिस। तो सेनाइल काइफोसिस इज अ राउंड काइफोसिस, जहां पर
सारे के सारे वर्टिब्रा, देखो एक एग्जांपल देखो, जो ये जनरल इसमें देखो नंबर और ये सारे के सारे वर्टिब्रास ही गड़बड़ हो गए, कोई ऐसा नहीं कोई एक दो हो गया, और नहीं, सारे के सारे वर्टिब्रा आपके इसमें गड़बड़ हो गए हैं। तो ये होता है आपका सिनाइल काइफोसिस या राउंड काइफोसिस। तो फिर सर दूसरा काइफो, और ये इसका किसमें होते हैं, बहुत सारे, जैसे आपके मतलब आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो गई, ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह, या कोई ऐसा ओल्डर एज में जाके हो रहे हो, तो वहां कोई एक थोड़ा होगा, ऑस्टियोपोरोसिस होगी अगर आपको एज रिलेटेड प्रॉब्लम, तो वो सारे वर्टिब्रा में होगी, एक दो में तो होगी नहीं। तो ये जो एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जो जनरलाइज्ड प्रॉब्लम है उसमें। दूसरा टाइप होता है एंगुलर काइफोसिस। बोले सर फिर एंगुलर काइफोसिस क्या है? एंगुलर काइफोसिस सिंपल सा मतलब है कि जो जहां पर हम सारे वर्टिब्रास की बात कर रहे थे वहां सारे में ना होकर सिर्फ एक में ही हो जाए, तो क्या होगा? बोले मीन्स अ शार्प बैकवर्ड प्रोमिनेंस ऑफ द स्पाइनल कॉलम। ये देखो कितना पैराडायग्राम से समझ आ जाएगा इससे तुरंत। ये देखो इसमें क्या है, शार्प दिख रहा है, ये देखो पहले ये देखो, उसमें राउंड में क्या था, पूरी ओवरऑल इस तरीके से हम्प बन रहा था, इस तरीके से हम्प बन रहा था पूरा कंप्लीट। इसमें क्या है, एक एंगल पे बनेगा, सिर्फ एक पॉइंट पे हम्प दिखेगा, एक पॉइंट पर। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जो लिमिटेड एक या दो ही डिफेक्ट हो रही है। ये देखो कितना प्यारा डायग्राम दिख रहा है। ये क्या प्रॉपर काइफोसिस है? नहीं, ये कौन सी, ये एंगुलर काइफोसिस में क्या एक या दो गड़बड़ हो रही है। तो क्या रीजन हो सकता है इसमें? मेन रीजन ये होता है सर कि आपकी जो वर्टिब्रा, कोई एक वर्टिब्रा प्रॉपर बन ही नहीं पाई। सपोज करो, देखो कितना प्यारा इसमें डायग्राम दिया हुआ है, खुद देखो कि ये वर्टिब्रा नॉर्मल बनी हुई है, इसकी बॉडी बनी है, इसकी नॉर्मल बनी हुई है, मगर इस वाले का देखो, इस वाले में क्या गड़बड़ हो गई सर? इस वाले में क्या गड़बड़ होगी कि इसकी बॉडी बन ही नहीं पाई आगे की तरफ से। अब जब बॉडी अगर आगे की तरफ से बनी नहीं पाएगी तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, इधर वाली इधर, नीचे की तो नॉर्मल रहेंगी, ऊपर वाली अपने आप नीचे आ जाएगी। उनकी तो कोई गलती थी नहीं, उनकी तो कोई गलती नहीं है, सब नॉर्मल बने हुए हैं, लेकिन ये बीच की एक सेंटर्ड वाली नहीं बन पाई। अब वो किसी भी लेवल पे हो सकती है ना, तो उससे क्या हुआ, अब ये जनरली किसमें होती है, कोई कंजेनाइटल प्रॉब्लम हो जाती है ना, ये लोकलाइज्ड होती है कि पर्टिकुलर एक लोकल पॉइंट पे आप बोल सकते हो कि अच्छा सर या T11 पे है या T8 पे है, T6 पे आप बोल दोगे सर कि T6 पे ही दिखा। क्या दिखेगा सर? कि हमने देखा कि T6 पर कोई मतलब क्या होगा कि स्पाइन या तो बन नहीं पाई। अभी क्लियर है? तो क्या दिखेगा कि स्पाइन आपकी या फिर प्रॉब्लम प्रॉपर आपकी स्पाइन बन नहीं पाई, ये देख रहे हो। इसमें इसमें क्या एक वर्टिब्रा एक लेवल पे नहीं बन पाई, जिसका मतलब जो ऊपर वाली वर्टिब्रास थी वो फेल हो गई फॉर्मेशन करने में, इसलिए पे एक एंगल पॉइंट पे। तो ये जो पॉइंट है ये आपको प्रॉपर यहाँ पर इस तरीके से नजर आएगा, एक लोकलाइज्ड पॉइंट। ये रीजन हो सकता है, या एक रीजन होता है कि सेपरेट नहीं प्रॉपर हो पाई, ये तीन थी एक लोकल पॉइंट पे, ये तीनों एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो पाई, इस वजह से सिर्फ इस जगह पर कर्व बनेगा, फेलियर टू सेगमेंटेशन। तो ये लोकलाइज्ड पॉइंट होंगे। अगर वो कोई चीज लोकलाइज्ड है तो आप उसको एंगुलर बोलेंगे, क्योंकि वहां पर एक एंगल पे ही बनेगा और आपको वो चीज शो होगी, ठीक है। तो मीन्स आ शार्प बैकवर्ड, आपको एक शार्प बैकवर्ड प्रोमिनेंस ऑफ द स्पाइनल कॉलम प्रॉपर आपको नजर आने वाला है, ठीक है। लोकलाइज्ड स्पाइनल डिफॉर्मिटी विद अ शार्प एंगुलेशन, ठीक है सर। क्या एग्जांपल हो सकते हैं? तो जैसे स्पाइनल बाइफिडा, जो हम पढ़ के आ चुके हैं, स्पाइना बाइफिडा पूरा यूट्यूब पर सब कुछ लिखा है, उसमें भी मैंने आपको काइफोसिस बताया था, उसके किसमें, उसके मैंने आपके कॉम्प्लिकेशंस में काइफोसिस बताया था। तो स्पाइना बाइफिडा भी हम जानते हैं कि किसी ना किसी स्पाइन के एक पर्टिकुलर पॉइंट पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है ना। या फिर ट्यूबरक्लोसिस, सर ट्यूबरक्लोसिस तो लंग्स में होती है, कि सेकेंडरी ट्यूबरक्लोसिस जो ट्यूबरक्लोसिस फैलकर आपके वर्टिब्रास तक पहुंच जाती है। आगे चल के हम इस पे पूरा चैप्टर पढ़ेंगे कि जब ट्यूबरक्लोसिस फैलकर अगर आपके वर्टिब्रास में चली जाती है, आपके पूरे स्पाइन को अफेक्ट कर देती है, तो उसको क्या बोलते हैं, पूरा का पूरा चैप्टर ही पढ़ेंगे बहुत डीप में इसको, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस वाला। तो ये हमारे राउंड राउंड काइफोसिस हो गए और ये हमारे एंगुलर काइफोसिस, दो यहाँ पर हो गए। अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट हम कॉजेस पढ़ लेते हैं कि क्या क्या डिफरेंट कॉजेस होते हैं, या फिर एक तरीके से बोले कि एक तरीके से टाइप पढ़ लेते हैं इसके, है ना। इसमें तीन मेजर टाइप होते हैं। पहला होता है पोस्चरल, दूसरा होता है कंपनसेटरी और तीसरा होता है स्क्वेरमैन्स डिसीज। अब पोस्चरल तो मैं आपको तब से बता ही रहा था, जो मैं आपको एक नॉर्मल कह रहा हूँ कि पोस्चरल मतलब क्या, कि पोस्चर ही गड़बड़ हो गया। अब उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। ये रीजन हो सकता है कि जो आगे की मसल्स हैं वो वीक, वो क्या हो गया, टाइट हो गई, या फिर उसका उल्टा बोल दो कि सर जो बैक मसल्स है वो वीक पड़ गई, इसलिए जो आगे वाली मसल्स ना उन्होंने बॉडी को आगे खींच लिया।
या इसका है ना, या फिर उसका उल्टा बोल दो कि आगे वाली मसल्स है वो ज्यादा एकदम टाइट हो गई तो उन्होंने आगे खींच लिया, है ना। तो ये सब क्या हो गया, पोस्चरल में आ गया। या फिर बहुत कॉमन एग्जांपल के जो लोग टॉल हो जाते हो, मैंने बता दिया क्यों लंबाई में, क्योंकि सर ग्रेविटी रोल प्ले करती है आगे चल के। और टॉल लोगों में भी या वुमेन में आगे चल के क्या होता है कि ऐसा होता है कि आप खुद दिमाग लगा के देखो, एक बहुत बेसिक दिमाग लगाओ कि अगर मैं भी हूं, मैं हूं अगर, तो एक बात बताओ, मुझे आगे की वाली मसल्स को ज्यादा वर्क करना पड़ रहा है कि पीछे वाली के को? सर पीछे वाली को। क्यों? क्योंकि आगे पीछे पहले तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस करके रखे हैं, ठीक है, मगर आगे एक फोर्स और जनरेट हो रहा है, दैट इज ग्रेविटी। तो अब पीछे वाली मसल्स को डबल वर्क करना पड़ रहा है। क्या? कि पहले तो आगे वाली मसल्स को कंपनसेट करो, ठीक है, प्लस ग्रेविटी के फोर्स को भी कंपनसेट करो। तो जो पीछे वाली वो डबल काम कर रही है, लेकिन आगे वाली सिंगल काम कर रही है। क्या काम कर रही है? सिर्फ जो बैक वाली मसल्स पीछे खींच के रख रही है उसको कंपनसेट करना है। यानी एक फोर्स तो जनरेट हो गया आगे पीछे वाली, लेकिन जो दूसरा फोर्स था ग्रेविटी वाला, उसको एलिमिनेट कौन कर रही है? सर उसको जो हमारी एलिमिनेट कर रही है वो बैकवर्ड वाली, उस पर डबल काम पड़ रहा है। तो अगर पीछे वाली थोड़ी भी वीक पड़ी तो ऑटोमेटिक ग्रेविटी उनको आगे खींच लेती है। इसलिए जब ओल्डर एज में क्या होता है कि बैक मसल्स जब वीक हो जाती है, जैसे ही बैक मसल्स वीक हुई तो ऑटोमेटिक पोस्चर उनका आगे तरफ हो जाता है, क्योंकि ग्रेविटी तो अपना वही काम करे, ग्रेविटी तो कम ज्यादा होगी नहीं। तो बैक मसल वीक पड़ती है, क्योंकि हम जानते हैं एक एज के बाद, है ना, उस चक्कर में पोस्चर आपका आगे की तरफ हो जाता है। तो इट इज अ कॉमनेस्ट टाइप सीन इन टॉल इंडिविजुअल, स्पेशली इन सम टॉल वुमेन, बिकॉज ऑफ देयर टेंडेंसी टू स्टैंड विद अ फॉरवर्ड स्टूप। व्हाट इज अ फॉरवर्ड स्टूप? आगे झुककर खड़े। इसलिए कभी भी अपने पोस्चर को बहुत ध्यान रखा करो। स्कॉलरशिप में आपने देखा है आपके शोल्डर्स को हम कैसा ऐसा कर लेते हैं प्रोटेक्ट, आगे की तरफ इस तरीके से। थोड़ा ध्यान रखा करो अभी भी, जब भी आप लोग, जो भी आप लोग सुन रहे हो, सब चलते टाइम बहुत ज्यादा ध्यान रखा करो इन बातों पर कि आगे झुक के मत चला करो। कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल ऐसे नीचे देख देख के करते हो, वो आगे आपको आगे चल के बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली है। कि अभी से अगर ऐसा पोस्चर कर लोगे तो फिर आगे चल के जब बड़े होगे, जब थोड़ी सी एक एज होगी, तो ऑटोमेटिक पोस्चर फिर आपका हमेशा के लिए वैसे ही रह जाएगा। इसलिए थोड़ा सा टाइट करके चला करो। मतलब टाइट का मतलब होता है स्ट्रेट देख के सीधे चला करो, है ना, है ना। ये ध्यान रखा करो। और सबसे बड़ी चीज नेक में भी, जो लोग नेक झुका के चलते हैं, आजकल ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे फोन के साथ है। हम जो मोबाइल फोन चला रहे हैं तो कंटिन्यूसली नेक नीचे करके रखते हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम है ना हो रही है। तो ये ध्यान रखिए, ये सब किस में आएंगी? पोस्चर में आएंगे। आप इसको ठीक कर सकते हो, इसी के लिए तो एक पीटी फिजियोथेरेपिस्ट बैठा है कि इन सबको हम ठीक कर सकते हैं। क्या हम इस एंगुलर कार्टोसिस को ठीक कर सकते हैं? सर बिल्कुल नहीं, ये हमारे हाथ में नहीं है। ये तो ऑपरेटिव होगी, क्योंकि इसमें तो ऑपरेशन होके फ्यूजन होके जो वापस उसको ठीक करना पड़ेगा। लेकिन जो पोस्चरल वाली है, जो इन सब से हमारे पोस्चर से गड़बड़, उनको हम ठीक कर सकते हैं, है ना, क्योंकि मसल्स को स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग का रेशियो सेट करके हम उनको ठीक कर सकते हैं। मगर जो इस तरीके से हो रही है हम उनको ठीक नहीं कर पाएंगे। तो पोस्चर ठीक कर सकते हैं हम, है ना, बिकॉज ऑफ द टेंडेंसी टू इट अकर्स विद अपर डोर्सल स्पाइन। अपर डोर्सल स्पाइन में तो मिलती है एंड कैन बी करेक्टेड बाय पोस्चरल ट्रेनिंग एंड पीटी। पोस्चरल ट्रेनिंग आप जानते ही हो, मैंने आपको बताया जो बेसिक फंडा है उसी पे काम करना होता है, ठीक है। अगेन ये और समझना होता है कि मैं हर डिसीज में हमेशा यही कहता हूँ कि सिर्फ हमेशा कोई जब भी पीटी ट्रीटमेंट करना स्टार्ट करो, सबसे पहले ये फाइंड करो कि आप जो प्रॉब्लम लेके बैठे हो, क्या ये प्रॉब्लम वो ही है कि किसी दूसरी प्रॉब्लम से एसोसिएट हो रही है। 90% हम फेल सिर्फ इस वजह से हो जाते हैं क्योंकि वो प्रॉब्लम खुद से स्टार्ट नहीं हो रही होती है, उससे कोई दूसरी प्रॉब्लम स्टार्ट करती है। प्रॉब्लम क्या है कि जो उसे एसोसिएट कर रही है हम उसे नहीं पकड़ पाते, हम सिर्फ उसके बाय प्रोडक्ट पे काम करते रहते हैं। अब कितना भी बाय प्रोडक्ट आप कम कर लो, अगर अब जो मेन रिएक्शन हो रही है अगर हम उसको नहीं रोकोगे और आप बोल रहे हो कि सर बाय प्रोडक्ट बनता जा रहा है, हम बाय प्रोडक्ट कितना भी हटाते हैं फिर बन जाता है, तो गड़बड़ आप में है, क्योंकि आपने रिएक्शन को बंद नहीं करा, बाय प्रोडक्ट को हटाने में लगे। तो बाय प्रोडक्ट मत हटाइए, रिएक्शन बंद करिए। तो पोस्चर में सबसे पहले ये समझिए कि किस वजह से हो रहा है, कि मसल्स वीकनेस है, क्या है, कि ऑस्टियोपोरोसिस है, कि पोस्चर है, कि कोई एंगुलर है, कोई डिसीज की वजह से, कोई कंपनसेटरी मतलब क्या है, उसको समझ के करोगे तो पहले उस चीज का ट्रीटमेंट करोगे तो ऑटोमेटिक इसमें रिजल्ट दिखेगा। इसको करने की जरूरत भी नहीं है, ऑटोमेटिक दिखेगा। फिर इसको आप फिर इस पर आइए ना। और काइफोसिस जनरली मैं आपको बता रहा हूँ 90% किसी ना किसी रीजन से भी एसोसिएट होती है, ठीक है। सॉरी। सेकंड वन इज कंपनसेटरी, ठीक है। इफ देयर इज एक्सेसिव लंबर lordosis ड्यू टू सम डिसीजेस, द thoracic spine develops compensatory kyphosis। यानी क्या कंपनसेटरी कहने का मतलब क्या है कि सर कंपनसेट करने की वजह से, मतलब किसी पेशेंट को हुआ तो लॉर्डोसिस था। अच्छा, लॉर्डोसिस का मतलब क्या होता है सर? लॉर्डोसिस का मतलब ये होता है कि मैंने अगेन हमारा कर्व इस तरीके से होता है, ठीक है। लॉर्डोसिस का मतलब होता है ये वाला जो कर्व है,
ये और आगे चला जाए, और आगे चला जाए, है ना, इसको आप लॉर्डोसिस बोलते हैं। और काइफोसिस का मतलब होता है ये वाला कर्व और पीछे चला जाए। अब इसमें उन्होंने क्या बोला कि सर पेशेंट को हुआ तो लॉर्डोसिस था, यानी पेशेंट को इस तरीके से ये कर्व तो नॉर्मल था, लेकिन ये वाला कर्व एक्सेस बढ़ गया। पेशेंट को सर हुआ तो लॉर्डोसिस था, मगर उसकी वजह से उसे काइफोसिस डेवलप हो गया। अच्छा, कैसे होगा उसकी वजह से काइफोसिस डेवलप? देखो एक काइफोसिस, इसमें मैं आपको अगर एक डायग्राम दिखाऊं, क्या हो सकता है, एक सेकंड दिमाग लगाओ, तब तक मैं डायग्राम खोलता हूँ, खुद भी दिमाग लगा के देखो कि सर लोडोसिस की वजह से काइफोसिस क्यों हो सकता है। यहाँ पर ये लोडोसिस हो रखा है, इसकी वजह से पेशेंट में काइफोसिस क्यों नजर आएगा। देखो ये दिख रहा है, इसमें लोडोसिस है और इसी में चल के ये काइफोसिस आगे हो जाएगा। अब मैं बताऊं क्यों हो जाएगा। देखो एक बात बताओ, जो आपकी स्पाइन है, क्या वो लेंथ में छोटी बड़ी हो सकती है क्या? वो कोई रबड़ तो है नहीं कि सर छोटी हो जाएगी बड़ी हो जाएगी, उसकी तो एक लेंथ है। वो आप जिस कर्व में ढाल लो उसकी तो एक ही लेंथ है, लेंथ तो उसकी छोटी बड़ी नहीं होगी। फिर तो बोले अगर आप एक सपोज करो, अब इसको दिमाग में एक इमेजिन बनाओ कि भैया जो स्पाइन है आप इसको एक धागा मान लो, ठीक है, क्योंकि रबड़ मत मानना, एक धागा, एक थ्रेड मान लो, ठीक है। अब उस पर क्या करो, अब आप इस पे जैसे ये आपने इस थ्रेड को इस तरीके से पोजीशन करके रखा, ये वाला। अब आप एक काम करिए, अब इस थ्रेड को, ये वाला जो ये वाला आपने पोर्शन बढ़ाया था, इसको और आगे बढ़ा दो, इसको और आगे बढ़ा दो। जैसे ही आप आगे बढ़ाओगे तो क्या होगा, जो इधर वाला थ्रेड है ये ऑटोमेटिक आगे शिफ्ट होगा। दिमाग लगाओ ना, क्योंकि जब मैं इस वाले अगर इस थ्रेड को, इस धागे को इधर से आगे बढ़ाऊंगा तो ये बढ़ेगा कैसे, क्योंकि ये रबड़ तो है नहीं कि अपने साइड में अपने आप को बड़ा कर ले। तो सर ये जो इधर वाला इसको आगे की तरफ शिफ्ट करके तभी तो बड़ा हो पाएगा। तो जब आगे शिफ्ट करेगा तो ऑटोमेटिक क्या डेवलप हो जाएगा कि जो ये आगे शिफ्ट करने की वजह से इस तरीके से होगा, और इस तरीके से ये इस तरीके, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन था ये थोरिकोलम्बर वाला लास्ट थोरेसिक रीजन, उसको ऑटोमेटिक आगे जाना पड़ेगा। और वो जैसे ही ये जो लास्ट थोरिको रीजन है वो जैसे ही आगे जाएगा तो जो अपर थोरिक रीजन है उसकी कॉन्वेक्सिटी अब ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि जगह छोटी हो जाएगी और उसकी कॉन्वेक्सिटी ऑटोमेटिक डेवलप हो जाएगी। तो इस वजह से कंपनसेटरी मैकेनिज्म में आपको लोडोसिस के साथ स्कोलियोसिस, वो सॉरी, लोडोसिस के साथ काइफोसिस डेवलप हो जाता है, ठीक है। So if there is excessive lumbar lordosis due to some disease, the thoracic spine develop compensatory kyphosis। तो अगेन इसमें फिर वही क्वेश्चन आता है कि सर इसको फिर कैसे ठीक करोगे, काइफोसिस को कैसे ठीक करोगे। तो इस काइफोसिस को आप डायरेक्टली ठीक करने बैठोगे तो कभी ठीक होगा ही नहीं। तो फिर क्या करें सर, पहले लोडोसिस को ठीक करो। जो हमको लॉर्डोसिस हो रही है, अगर हमने लॉर्डोसिस को ठीक कर लिया तो ऑटोमेटिक हमारी स्पाइन उस मैकेनिज्म में आ जाएगी कि काइफोसिस तो अपने आप ही कंपनसेट हुआ, ठीक हो जाएगा। अब क्या हुआ कि हमने लॉर्डोसिस पर ध्यान नहीं दिया, हमने पेशेंट को देख लिया कि अच्छा इसको काइफोसिस डेवलप हो गया, हम काइफोसिस पर लगे हुए हैं, कितने भी महीने ट्रीटमेंट कर लो कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो प्रॉब्लम जनरेट ही लॉर्डोसिस से हो रही थी। अगला है स्क्यूमेंस डिसीज, ये कॉमन टाइप है, देयर इज जेंटल राउंड काइफोसिस इन द लो, क्या लोअर थोरेसिक स्पाइन। ध्यान रखना इसको स्क्यूमेंस काइफोसिस भी बोलते हैं। स्क्यूमन्स काइफोसिस के नाम से भी क्वेश्चन आता है, व्हाट इज स्क्यूमन्स काइफोसिस। ये एक डिसीज है जिसमें हमेशा ही काइफोसिस डेवलप होती है, ठीक है। स्क्यूमन्स डिसीज इज अ डिसीज दैट विल ऑलवेज बी क्या जनरेट काइफोसिस। इट इज अ कॉमन टाइप, और ये जब बहुत कॉमन टाइप है, जनरली जो काइफोसिस हो जाती है ना कि कोई रीजन नहीं है, तो ये एक रीजन बन जाता है कि स्क्यूमन्स डिसीज हो गई इस पेशेंट के, काइफोसिस आपको, ये कॉमन टाइप है। इसमें नॉर्मल देयर इज जेंटल राउंड काइफोसिस ही बनती है, जो ऊपर राउंड काइफोसिस पढ़ के आई थी, इन दी लोअर थोरेसिक स्पाइन। क्यों बनती है इस डिसीज में सर, होता क्या है इसमें? ये होता है कि सिंपल सी बात है कि देखो इसमें लाइन लिखी नहीं है, इसमें मैं आपको लाइन पढ़ के बता रहा हूं कि इफ द फ्रंट ऑफ द स्पाइन डजंट ग्रो एज क्विकली एज द बैक ऑफ स्पाइन। क्या मैंने बोला, अगेन सुनो, सिर्फ मैं थोरेसिक वाला बना रहा हूं कि जो फ्रंट ऑफ स्पाइन है, ये फ्रंट ऑफ स्पाइन है, ये फ्रंट ऑफ स्पाइन डजंट ग्रो क्विकली, ये फ्रंट ऑफ स्पाइन इतनी जल्दी नहीं बन पा रहा है जितनी जल्दी बैक ऑफ स्पाइन बन रहा है। इसका मतलब क्या कि जो बॉडी थी, अब इसमें ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों सेम रेट से बनना चाहिए था, मगर इसमें क्या हो जाता है कि जो ये वाला पार्ट है, ये आगे वाला पार्ट स्लो हो जाता है, पीछे वाला पार्ट पार्ट ज्यादा तेजी से बनने लग जाता है। तो अब जो वर्टिब्रा का पोस्चर होगा वो किस तरीके से होने लग जाएगा, इस तरीके से, इस तरीके से।
और ये जब इस तरीके से पोस्चर होगा तो अभी आप एंगुलर काइफोसिस में, मैंने एंगुलर काइफोसिस वाले में आपको दिखाया था, ये देखो इस तरीके से पोस्चर डेवलप। अब आप बोलोगे सर इसमें तो राउंड काइफोसिस लिखा है, आप एंगुलर बोल रहे हो। तो मैंने बोला ना कि इसमें जो ये प्रॉब्लम होती है पूरे में हो जाती है, एंगुलर वाले में किसी एक पॉइंट पर हो रही है। अगर यही प्रॉब्लम पूरे के पूरे वर्टिब्रास में हो जाए थोरेसिक में तो सब में नजर आएगी, इसलिए इसमें राउंड काइफोसिस नजर आती है फिर, ठीक है। तो स्क्यूमेन डिसीज में क्या होता है, कोई आपसे पूछे तो आप बोलोगे सर इफ द फ्रंट ऑफ द स्पाइन, फ्रंट क्योंकि ये आगे का हिस्सा ना क्या क्या डजंट ग्रो एज क्विकली एज द बैक ऑफ स्पाइन, ये उतनी स्पीड से नहीं बन पाता जितनी स्पीड से बैक ऑफ स्पाइन आपकी बन रही है ना। इट इज क्यों, इट इज ड्यू टू ऑस्टियोकॉन्ड्राइटिस, एक एबनॉर्मल इन्फ्लामेटरी प्रोसेस वहां पे जो बॉन फॉर्मिंग सेल्स में एबनॉर्मली इन्फ्लामेटरी प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, वो आपकी आगे वाली स्पाइन की ग्रोथ की रेट को स्लो कर देती है, ठीक है। इट इज ड्यू टू कॉन्ड्राइटिस अफेक्टिंग दी रिंग एपिफाइसिस ऑफ द वर्टिब्रल बॉडी। और रिंग एपिफाइसिस में क्या डिफरेंट क्या हो जाता है सर, रिंग एपिफाइसिस में आपसे कोई पूछे तो ऐसा, रिंग एपिफाइसिस में क्या होता है कि जो आगे वाली रिंग एपिफाइसिस वो उतनी स्पीड से नहीं बन पाती जितनी वाली पीछे से बन रही है, इसलिए जो वर्टिब्रल बॉडी से उनके शेप में डिस्टर्बेंस हो जाता है। लास्ट वन और क्या एग्जांपल होता है सर, लास्ट वन होता है एंक्यूलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। मैंने एंक्यूलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस आपको कंप्लीट पढ़ाया हुआ है, नहीं समझ आता है पहले उसको रिवाइज करना। उसमें मैंने आपको कंप्लीट बताया था कि एंक्यूलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस क्या था, एंक्यूलाइजिंग का मतलब ही था क्या स्टिफनेस, और स्पॉन्डिलाइटिस का मतलब था क्या वर्टिब्रा में इन्फ्लामेशन। तो ड्यूरिंग इन्फ्लामेशन की वजह से सब स्टिफ हो जाती थी, और वो किस रीजन पे होता था, सैक्रम रीजन पे मोस्ट कॉमन मिलता था, सैक्रोइलियक रीजन पे, ठीक है। और मैंने कहा था ये नीचे जाता था तो हिप जॉइंट पे जाता था, ऊपर जाकर आपके लंबर थोरेसिक स्पाइन को कवर करता था। यही जब एंक्यूलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस थोरेसिक रीजन पे पहुंच जाता है तो क्या करता है, वहां पे स्टिफ कराकर वहां पर आपको क्या काइफोसिस कॉज करा देता है। तो द डिसीज प्रोड्यूसेस अ स्टिफ एंड काइफोटिक स्पाइन। और हमने बात ही करी थी कि एंक्यूलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस पूरा का पूरा चैप्टर डला हुआ है, देख लेना, फिर से रिवाइज करो, समझ आ जाएगा। इट बिगिंस इन यंग मेन, यंग एज में ज्यादा था, और हमें पता था कि ये जेनेटिक प्रॉब्लम थी, ठीक है। एज लो, और हमें पता है स्टार्टिंग कैसे होता था, सैक्रोइलियक रीजन से स्टार्ट होता था, और स्टार्टिंग में आपको पेशेंट को लो बैक एक होता था, फिर वो ग्रेजुअली बढ़कर नीचे हिप जॉइंट और नी जॉइंट में चला जाता था, ऊपर लंबर स्पाइन और थोरेसिक स्पाइन में चला जाता था। ऊपर जब थोरेसिक स्पाइन पूरी स्पाइन कवर कर लेता है, और हमने बात भी करा था कि हमने एंक्यूलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में पढ़े थे कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्पाइन, आगे चल के ये सर्वाइकल लंग्स को भी, हमने लंग्स डायमीटर भी मेजर करने का आपको बताया था कि कैसे मेजर, दो निप्पल के बीच में 5 सेंटीमीटर से ज्यादा डिस्टेंस होना चाहिए, अगर उससे कम हो गया तो उसमें मतलब क्या लंग्स पे आपके लंग्स भी अफेक्ट होने लग गए। तो काइफोसिस वगैरह में ये सब आपको नजर आएगा, व्हिच स्प्रेड्स टू अफेक्ट द होल स्पाइन। चेस्ट एक्सपांशन इज रिड्यूस्ड, एंक्यूलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में थाई रिड्यूस्ड बिकॉज ऑफ द लिमिटेशन ऑफ मूवमेंट एट द पोस्टोवर्टिब्रल जॉइंट, और उसी की वजह से पेशेंट को काइफोसिस हो जाता है। तो आपसे कोई पूछेगा सर फिर काइफोसिस में लंग्स अफेक्ट होते हैं, बिल्कुल होते हैं। पेशेंट की ब्रीथिंग अफेक्ट होती है, कोई भी स्पाइन में पोस्चर में गड़बड़ी हो आपको ब्रीथिंग अफेक्ट होनी ही होनी, स्कोलिसिस में भी होती है और काइफोसिस में भी होती है। इसलिए ऐसे पेशेंट्स का जब तक हमें मालूम है कि हम एकदम इन्हें रिलीफ दे रहे हैं, एकदम ये ठीक नहीं हो पाएंगे, तो आप इनकी ब्रीथिंग पे जरूर काम करिए, आप इनकी ब्रीथिंग टेक्निक्स पर, इनकी और जो एसेसरीज मसल्स है उन पे वर्क करिए, जिससे उनकी ब्रीथिंग में ज्यादा प्रॉब्लम ना आए और ऐसे पेशेंट्स ब्रीथिंग उनकी प्रॉपर बनी रहे, और तब तक आप उनके पोस्चर को कंट्रोल कर सके। और आपको पता है कि ऐसा काइफोटिक है, ऐसा काइफोटिक है जो किसी डिसीज या उसकी वजह से कि ये सर्जरी के लिए, तो फिर आपका क्या बनता है, फिर आपका रोल बनता है कि आप उसकी ब्रीथिंग को एफिशिएंट करेंगे, है ना। तो आपका रोल फिर वहां पर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट फॉर काइफोसिस। हमने इसमें जितना भी पढ़ा हमने क्या पढ़ लिया, अगर हमने काइफोसिस में बात देखे तो हमने काइफोसिस प्रॉपर पढ़ा, उसमें हमने दो टाइप के बोले, राउंड काइफोसिस, एंगुलर काइफोसिस, कॉजेस पढ़े, मैंने आपको पूरी बताई। इसमें ट्रीटमेंट मैंने आपको जो बताया उसी के अकॉर्डिंग आप ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल लिख के आओगे, डायग्राम बना के आओगे। वैसे तो इतने ये बड़े मार्क्स में नहीं आता है, बड़े मार्क्स में स्कॉलरशिप आता है जो कि मैंने आपको बहुत कंप्लीटली, लेकिन इसका भी मैंने रिटन में थोड़ा है लेकिन समझाया मैंने आपको कंप्लीटली है। तो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल आप अपने अकॉर्डिंग इसमें और ऐड करोगे। डायग्नोस अच्छा कैसे करोगे, डायग्नोस बताने की जरूरत नहीं है, मैंने डायग्नोस आपको पूरा स्कॉलरशिप वाले में काइफोसिस का भी बता दिया था कि एक्सरे कराओगे, कौन से प्लेन में कराओगे, अगर ये सजाइटल प्लेन से दिखता है तो सजाइटल प्लेन का ही एक्सरे कराओगे, उसमें आपको नजर आएगा, ठीक है। तो ये डायग्नोस का तरीका हो गया, किस डिसीज की वजह से हो रहा है उसका डायग्नोस कर सकते हो, ट्रीटमेंट बता दिया, डायग्नोस हो गया, है ना।
क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, कॉम्प्लिकेशन में लिख के आ सकते हैं कि लंग्स प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, ब्रीथिंग प्रॉब्लम आएगी, है ना, और वहां पर हमारा हार्ट भी रखा हुआ है तो हमें उसकी भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, ट्रीटमेंट कैसे करोगे, तो ट्रीटमेंट हम बता चुके हैं कि जो आगे की मसल्स है, अगर वो पॉस्चर वाला है तो उसको करेंगे, और ये नॉन ऑपरेटिव है। सर अगर ऑपरेटिव है तो फिर क्या करेंगे, अगर ऑपरेटिव कंडीशन आती है तो फिर उस जगह पर हमें कुछ नहीं, उस जगह पर जाकर वहां पर इस तरीके से, अगर एंगुलर वाला केस है तो यहाँ पर हमें क्या एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मटेरियल डालकर इसकी जो क्या है लेंथ को इंक्रीज करना पड़ेगा, जो यहाँ पर ये एबनॉर्मल फ्यूज्ड होगा तो इनको काट के वापस एकदम ठीक करना पड़ेगा, है ना, स्क्रूज डालने पड़ेंगे। तो जिस तरीके से जो प्रॉब्लम हो रही है बस हमें उसी को ठीक करना पड़ेगा। तो ये हमारा पूरा का पूरा, तो इसमें आप ये 3-4 चीजें जरूर ऐड करके आएंगे। क्या क्या पॉइंट, क्योंकि ये इसमें मैंने इसलिए ऐड नहीं है क्योंकि स्कॉलरशिप वाले में जो आपको बताया था वो ही कंप्लीटली बस उसका चेंज करना है। वहां पर लेटरल मसल्स का था, यहाँ पर फ्रंटल मसल्स का है। वहां पर डायग्नोस क्या आपके फ्रंटल प्लेन का था या सैजाइटल प्लेन का, बाकी सब कुछ ऐसे ही आप जोड़ के आओगे और कोई अंतर बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट